एक पूरा दिन लगाकर ईडी ने जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर रेड की है और जो सिलसिलेवार तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सौरभ भारद्वाज ने बताया है, उसको सुनने के बाद आपके कान खुल जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि किस तरह से हरासमेंट का एक अलग लेवल स्टार्ट हो चुका है। सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोचिए ये सब बातें भी बताई हैं कि कैसे उनके परिवार पर असर भी पड़ा है। साथ ही परिवार जो है अब वो क्या करेगा जब सामने इस तरह से ईडी आ जाएगी, तो क्या करे? या तो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये चल रहा है उसमें दिखा दे कि भैया हम बहुत डरे हुए, या फिर ये दिखाने की कोशिश करें कि भैया हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता है कि ये सब काम आप करने वाले हैं। तो देखिए, इसका जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, चुटकी लेते हुए, कि ईडी ये जो हरकतें कर रहा था मेरे घर में, उस दौरान मेरी पत्नी ने कहा कि भैया इनको ले जाओ, ये वैसे भी घर में नहीं रहते। और बेटी ने कहा कि पापा क्या होगा, हम लोग फेमस हो जाएंगे ना आप अगर अरेस्ट हो जाओगे। मेरे फैमिली को यह अंदेशा दिया गया कि अब रात भर रुकेंगे और लेके जाएंगे। मैंने भी पत्नी को कहा, भाई ये मेरे वकील के नंबर है, इनसे बात कर लेना सुबह। और पूरा का पूरा माहौल, ये लोग इतने तेज और इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं और आपके पूरे परिवार को मैनिपुलेट करते हैं। कोअर्जन, थ्रेट, ब्लैकमेलिंग, ये ईडी की कैरेक्टरिस्टिक है। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और सबूतों के साथ दे रहा हूं कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल के नाम से, अरेस्ट के नाम से, और इनकी जो मर्जी है वो स्टेटमेंट में मैं दे दूं। मैंने कहा सर मैंने एलएलबी किया हुआ है और ये जो इतनी मोटी क्रॉस एग्जामिनेशन की किताब दिख रही है ना, मैंने पढ़ी है, ये मैंने पढ़ी है। मेरी बीवी वहीं खड़ी थी, कह रहे तुम इसे ले जाओ, ये वैसे भी घर पे नहीं रहता। तो उनको लगा ये तो इसकी बीवी भी इससे पल्ला छुड़ाना चाह रही है। और बेटी कह रही पापा विल दे अरेस्ट यू। मैंने कहा बेटा सो जा। कह रहे बट आई हैव टू बिकम फेमस। वो मुझे, मेरी बेटी क्या कह रही है 11 साल की, कि पापा जब अरेस्ट करके ले जाएंगे ना तो मुझे अपने साथ रख लेना, तो मेरी वीडियो ना पूरे स्कूल में चली जाएगी, तो आई विल बिकम फेमस। यहाँ बाप को जेल हो रही है, बच्चे फेमस होने के चक्कर में। तो ये सारी चीजें जोक के रूप में जरूर बताई जा रही हैं, लेकिन आप समझिए इसके पीछे का दर्द क्या है, क्योंकि लगातार ये इतने लंबे समय से जो भी सरकार के खिलाफ और इनकी सारी काली करतूतों के खिलाफ बोलता है, उसके घर में इस तरह के डिस्कशंस होते हैं कि बच्चे भी अब समझते हैं, और वो इतना डिस्कशन हो चुका है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको लेकर सीरियस हो या फिर इसको लेकर मजाक करके उड़ा दें, क्योंकि ये हरासमेंट एक हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुकी है। सौरभ बताते हैं और सीधे आरोप लगाते हैं कि मेरे घर से चोरी करके लेके गए ये ईडी के लोग। क्या चोरी करके लेके गए वो सुनिए। ईडी मेरे घर से डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गई। एक कौन सा डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गई? हाई कोर्ट का एफिडेविट। जब उनको मेरी स्टेटमेंट और जवाबों में पता चला कि ये एफिडेविट तो मेरे फायदे का है, इस एफिडेविट में जो मिनट्स लगे हुए हैं वो तो ये दिखाते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने हर वो प्रयास किया जो कोई मंत्री कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया आप सुनिए। फिर दोबारा पंचनामा बनाया गया रात को। उस पंचनामे में से इस एविडेंस को जो सीज किया उन्होंने, उसको हटाया गया। ये 79 पेज का डॉक्यूमेंट है। पहले पंचनामे के अंदर जो उनके लैपटॉप में होगा और इस प्रिंटर की मेमोरी में है वो पंचनामा भी, उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट इन्होंने सीज किया, पंचों के और मेरे साइन कराए। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट की कॉपी की, अपने बैग में रखी और पंचनामे से उसको हटाया, और उसके बाद पंचों के साइन कराए गए। ये किस काम के पंच हैं भैया? किस बात के पब्लिक विटनेस हैं? और साथ ही उन्होंने कहा कि जो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, जवाब के रूप में आप मेरा जवाब लेंगे, क्योंकि आपका जो पीएमएलए का एक्ट है उसमें तो सीधे सीधे प्रोविजन है कि कोई भी चीज अगर उसमें बदल दी गई, बाद में बदला, तो फिर आप तो सीधे उसको कहेंगे कि भैया ये इसने अपना पूरा बयान ही बदल दिया है, और वो सीधे सीधे मेरे लिए इंक्रिमिनेटिंग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो बात कही, पता नहीं किससे जाकर फोन पर इन्होंने ऊपर छत पर जाके बात की, और उसके बाद वापस आए और एक पूरा हाईलाइटेड, पूरा जो मेरा बयान था उसमें हाईलाइट्स थे कि भैया ये पोर्शन हटा दो,
और फिर आप साइन कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं क्यों हटाऊं, मेरा बयान है, मैं क्यों हटाऊं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें भी प्रोफेशनल दिखना है। भैया ईडी के लोग ज़रा ये बता दीजिए, जिनका नाम इन्होंने बताया अभी, मयंक अरोड़ा और कोई रवीश भारद्वाज, भैया एक बात बताओ, प्रोफेशनल आपको किसके लिए बन रहा है? क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल है तो आपके सामने आप जो भी आरोपी है, आपकी नज़र में जो भी आरोपी है, वो जो भी कहेगा आप उसको लिखेंगे, उसे साइन करा लेंगे कि भैया ये बात आपने कही। अगर आपको प्रोफेशनल किसी एजेंडे के तहत बनना है या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी या फिर सत्ता के लिए बनना है, तो आप हाँ वो वाले पोर्शन जरूर उसमें से डिलीट करने के लिए कहेंगे ना, जो उसके बयान से आपके केस को कमजोर करते हो। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने, अगर मैं झूठ बोलूं तो इस चीज के लिए मुझे जेल हो जाए, इस चीज के लिए जेल हो जाए अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूं। यहां पे मैं अपने आप को बाउंड कर रहा हूं इस चीज के लिए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने मेरी स्टेटमेंट को अपने लैपटॉप से गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप पे कहीं शेयर किया, किसी वकील को शेयर किया, बीजेपी में शेयर किया या किसी अफसर को शेयर किया, मुझे नहीं मालूम, या एलजी ऑफिस में शेयर किया। मेरे सामने शेयर हुआ, मेरे वाईफाई से शेयर हुआ। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये सब चीजें फॉरेंसिक एविडेंस में मिल जाएंगी, सब चीजें। मेरा स्टेटमेंट जो मैंने 43 प्रश्नों के जवाब दिए और एक 44वां ऐड किया इन्होंने लास्ट में, उसको इन्होंने किसी अफसर से शेयर किया है, जिससे भी शेयर किया, और फिर इन्होंने इंतजार किया। फिर वहां से इनको वापस आया और डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क करके मेरे पास लेके आए, हाईलाइटेड, कि साहब ये हटाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट मेरा, मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट सेक्शन, भाई इसको काटते रहना, सेक्शन 17 का स्टेटमेंट क्या होता है, जो स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाता है कि ये पीएमएलए सेक्शन 17 का स्टेटमेंट है, लिहाजा जो आदमी इस स्टेटमेंट को दे रहा है, ये स्टेटमेंट उसके खिलाफ भी कोर्ट में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कानून में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मगर ये भारत के इकलौते कानून में ये है कि मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, पीएमएलए सेक्शन 17। और ये स्टेटमेंट ऑन ओथ है, और अगर मैं इस स्टेटमेंट में झूठ बोलूंगा तो मुझे ही जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि मैंने झूठ बोला। तो मैं ओथ पे दे रहा हूं। मैंने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, ये स्टेटमेंट मेरा है, मैं ओथ पे दे रहा हूं सेक्शन 17 में, मैं जो चाहूंगा वो दूंगा ना, आप कोई ना इसमें से काट दोगे, आप कैसे हटा दोगे इसके अंदर से स्टेटमेंट? कह रहे सर समझो, हमारे को भी तो प्रोफेशनल दिखना है। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? कह रहे सर ऐसे कोई ना जो आप कहोगे मैं लिख सकता हूं। मैंने कहा फिर क्या लिखोगे आप? कह रहे नहीं सर, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो लिखूंगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, हम घास खाते हैं। मतलब मेरा स्टेटमेंट भी ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर तय करेगा किसी तीसरे आदमी को भेज के कि सौरभ भारद्वाज अनोत क्या कह रहा है। मैंने बहुत प्यार से बात की, मेरी पत्नी सामने बैठी थी, सर सर कह के। मैंने कहा सर ऐसे कोई ना होता है, ये स्टेटमेंट मेरा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात आ जाएगी सर, ऐसे कोई ना होता है, मेरे को सीनियर्स को भी तो जवाब देना है। मैंने कहा जी आप इस पर लिख दो कि आपने मुझे 3 बार वार्निंग दी कि ये हिस्सा हटा लो अपने जवाब में से, और मैंने आपकी वार्निंग नहीं मानी और मैं इस चीज पे अड़ा रहा कि ये हिस्सा जाएगा, मेरी स्टेटमेंट है और मैं उस पर साइन कर दूंगा। भाई इसमें आप भी बच जाओगे, आपके अफसर आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। कह रहे सर ऐसे कोई ना होता है। मैंने कहा फिर कैसे होता है? कह रहे सर अच्छा एक काम करता हूं, मैं आता हूं। फिर अफसरों से उन्होंने ये जो 8 बजे से जो 2 बजे तक हुआ है, जो बाहर खबर आ गई थी कि सब हो गया अब आने वाले हैं, और आते आते जो बारात रुक गई, जो ससुराल ही नहीं पहुंची, वो इसलिए रुक गई दोस्तों क्योंकि 8 बजे से 2 बजे तक इन्होंने किस किस को कॉल किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने आगे ये भी कहा, आप सोचिए, जिक्र किया कि उनकी बेटी के टीचर ने उनको क्या बताया, कि आपकी बेटी क्लास में खड़े होकर सोचिए क्या बोलती है। मेरी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग थी इस शनिवार को। दिस सैटरडे आई हैड अ पेरेंट टीचर मीटिंग फॉर माय डॉटर। 7वीं कक्षा में पढ़ती है, 11 साल की है।
उसके टीचर से जाके इंटरव्यू ले लो आप। उसकी टीचर ने मुझे क्या कहा, सर ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर एक अलग सी डेवलपमेंट में इसके अंदर देख रहा हूं। मैंने कहा क्या देख रहे हो जी? कह रही है कि सर ये क्लास में खड़े होकर लोगों को लेक्चर देती है कि एवरीथिंग इज मनी, पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। मेरी बेटी आज अपनी क्लास में खड़े होकर ये कह रही है कि देयर इज फेम कुछ नहीं है। ये मेरी क्लास टीचर, मेरी बेटी की क्लास टीचर ने मुझे बताया है। वो कहती है कि ये फेम नाम वाम ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है, पैसा कमा लेना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शर्म कर लो आप एजेंसी वालों, ईडी वालों, कि आप किस तरह से इस देश में लोगों को, बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट लगा रहे हैं कि अब सबको अब ये लगने लगेगा कि भैया ईमानदार क्यों रहना है इस देश में, कोई ईमानदार क्यों रहे, क्योंकि ईमानदार रहकर तो आप ये सब हरकतें करेंगे। कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा कोई ईमानदार? तुम हर आदमी को चोर साबित करने में लगे हो। आप अपने देश की नींव को खराब कर रहे हो, आप अपनी जड़ें खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आदमी को ये क्रेडिट तक नहीं लेने दे रहे कि वो ईमानदार है। वो कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा? आप मुझे बताइए, आप इस देश को, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बर्बाद कर रही है? सौरभ भारद्वाज ने यह भी बताया कि सोचिए मेरे अकाउंट में कितने पैसे हुआ करते थे, कुछ 5-6 लाख रुपए थे जब मैं इस पॉलिटिक्स में आया था, अब मुश्किल से कुछ 20-22 हजार रुपए होंगे। सारी डिटेल्स जो मेरी एफिडेविट में थी वो मैंने इन लोगों को दे दी, वो तक एफिडेविट उठाकर ये लोग चले गए। मेरे बैंक के अंदर आप पता करो कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। जब मैं मंत्री के पद से हटा था तो 5-6 लाख रुपए हुआ करते थे, खट 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 खत्म होता जा रहा है। शायद 22-23 हजार रुपए पड़ा है मेरे अकाउंट में। तो एक बड़ी बात जो कि वो अपने पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाते हैं वो ये कि ईडी के लोग आखिर करना क्या चाह रहे थे। वो कहते हैं कि सारे मिनट्स में वो ये सारी चीजें क्या क्या डाल रहे थे कि जोमेटो से कितने बजे ऑर्डर आया, कितने बजे उनकी बच्ची स्कूल गई, कितने बजे बच्ची वापस आई, क्या हो रहा था घर में, कौन कौन। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, कह रहे वो डालने को राजी नहीं है। इसमें ये सारी बकवास है। 7:15 पे आए, 7:30 बजे तलाशी इन्होंने हमारी ली, 8:15 बजे कुछ अफसर चले गए, फिर इन्होंने तलाशी शुरू की, 1:45 बजे बेटी आई, 1:15 बजे बच्चा आया, हमारा आदमी खाने लेने इतने बजे गया, खाना लेके इतने बजे आया। अरे दुनिया भर की कोरी बकवास तुमने लिख दी इसमें और पंचों के साइन करा दिए इस पे। वो क्यों नहीं लिखा तुमने जो चोरी की है मेरे घर से? वो क्यों नहीं लिखा तुमने कि तुमने मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उसके बाद उस स्टेटमेंट को बदला और उसके बाद मेरे को साइन कराने की कोशिश की और मैंने कहा मैं अपनी स्टेटमेंट पे करूंगा वरना नहीं करूंगा? वो क्यों नहीं लिखा पंचों ने? मैंने कहा इन मैडम से, मैंने कहा मैडम पंच का मतलब ये होता है मेरी बेटी के जाने का टाइम और आने का टाइम नहीं होता, जोमेटो से कितने बजे तुम्हारे खाने की डिलीवरी हुई उसका टाइम नहीं होता उसमें। और लगातार बहुत देर तक मुझे परेशान इसी बात को लेकर करते रहे कि भाई आप जो हम आपको बोल रहे हैं पोर्शन वो हटा दीजिए और उस पर आप साइन कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप तो मेरे खिलाफ खड़े होंगे कोर्ट में, मैं आपकी क्यों सुनूं, मुझे क्यों लगे कि आप मेरे पक्ष की बात कर रहे हैं, और आप मेरे पक्ष की बात क्यों ही करो, मैं लीगल एडवाइस लूंगा तो अपने लॉयर से लूंगा, लॉयर जो मुझे बताएगा मैं उस हिसाब से चलूंगा क्योंकि वो मेरे लिए कोर्ट में जाके खड़े होगा, आप तो मेरे खिलाफ खड़े होंगे। तो आप ये किस हिसाब से सोच रहे हैं? सोचिए ईडी किस तरह से काम कर रही है, वहां जाके क्या करने की कोशिश करती है। इन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर से मेरी बात कराई 2 बार, रवीश भारद्वाज जी से। उन्होंने मुझे सटल वे में समझाने की कोशिश करी कि सर ये आपके लिए अच्छा है कि जो हम कह रहे हैं उसी पे कर दीजिए, हम भी आपका अच्छा ही चाहते हैं, अफसर भी कह रहे हैं हम आपका अच्छा चाहते हैं। मैंने कहा आपका ये काम ही नहीं अच्छा चाहना, मेरा वकील मेरा अच्छा चाहता है, आप तो मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, मुझे मालूम है ये बात, और आपकी राय मुझे माननी नहीं है, आप मुझे एडवाइस करने वाले कोई नहीं है, मेरा लॉयर मुझे एडवाइस करेगा, मैं उसकी एडवाइस पे चलूंगा। आप तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए कोर्ट में, आप तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए, आपकी राय में कैसे मान लूं? तो आप ये सोचिए कि ये इस तरह से विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश क्यों होती है। ये हर तरह से सारी एजेंसीज को अपने अंडर रख के उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं आगे आपको बताऊंगा, इस चीज का भी खुलासा करूंगा कि कैसे ये पूरे देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं भारत के अंदर जो एक एजेंसी पिछले कई सालों से आतंक फैला रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
और इनके अफसरों को एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ एक्सपोज करूंगा कि कैसे ईडी के अफसर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके अलग अलग राजनेताओं को फंसाने की। दे आर पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड आई विल एक्सपोज देम टुडे विद एविडेंस। सौरभ भारद्वाज की पूरी बातचीत से ये समझ में आता है कि वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड थे कि अगर ये मुझे अरेस्ट भी करेंगे तो अरेस्ट ही करके ले जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति अब विपक्ष द्वारा हो रही है, वो जानते हैं कि जिस तरह का इस्तेमाल सारी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए अभी किसी भी लेवल तक आ सकते हैं और यही सब देखा भी गया है। तो इसी कड़ी में आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता होना चाहिए। और मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगी, अगर आपको लोकतंत्र को बचाकर रखना है, अगर आप संविधान को बचाकर रखना चाहते हैं, तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो भी एक्सर्प्ट्स मैं आपके सामने आज लेकर आ रही हूं, इसको सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पर इसको बहुत वाइड कवरेज नहीं मिली होगी, आपने देखा ही होगा कि इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कौन एक्सपोज होता है ये आप जानते हैं। तो आपका फर्ज होना चाहिए, अगर आप संविधान को बचाकर अपने देश को बचाना चाहते हैं, देश हित में सोचते हैं, एक नागरिक के तौर पर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे इतनी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को सुनने दीजिए, समझने दीजिए कि आखिर किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल देश में देश के खिलाफ हो रहा है। सत्यमेव जयते।